हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन टैंगोरिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टैंगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो आज हमारे साथ मौजूद है मैथ स्टैट्स के अमेजिंग टीचर, इनकी गेट AIR 3, IIT जैम AIR 17, NCSIR नेट AIR 50 एंड PhD फ्रॉम IIT खड़गपुर और करेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक वार्म वेलकम टू वन एंड ओनली डॉक्टर संतोष चौधरी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी जी, थैंक यू यशवर्धन जी, इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। सर, मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपको काफी समय से देखता भी आ रहा हूँ, आप बहुत मेहनत करते हैं। एक एक बजे तक आपकी रात को क्लासेस रहती हैं। हाँ जी जी, मेरी क्लास रात को छः तो बजे सर, स्टार्ट हमारे होती। वीडियो को हम्म। तो आज के इस वीडियो को बनाने का औचित्य यही है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे जो जुड़े हुए हैं, आपके भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो PhD करना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो उनके काफी सारे डाउट्स रहते हैं, आज हम उन्हीं को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हाँ, वो एक्चुअली क्लासेस ऑनलाइन, क्योंकि दिन में मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ यहाँ पे BIT मेसरा रांची में। तो दिन में चूंकि मैं 9 to 5 कॉलेज जाता हूँ, फिर 6 बजे के बाद मेरा कोचिंग स्टार्ट होता है, तो 6 से रात को 12-1 बजे तक चलती है क्लासेस, जैसा आपने बताया। ओके ओके। हाँ, तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में। आपने कैसे स्टार्टिंग करी, कहाँ तक आप किस तरह से यहाँ तक पहुंचे। हाँ, तो जैसे कि जैसे मैं हूँ सीतामढ़ी बिहार से, मतलब मेरा जन्म सीतामढ़ी बिहार में हुआ। फिर वहीं स्कूलिंग 10वीं क्लास तक हम गांव से ही किए, गांव के ही पास का जो स्कूल है, गांव के पास का शहर परिहार है, वहाँ से किए। फिर 11वीं 12वीं भी सीतामढ़ी हमारा डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज है, लक्ष्मी कॉलेज, वहाँ से किया। फिर दिल्ली चले गए, दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथ्स ऑनर्स किए। फिर IIT दिल्ली से मैथ्स में MSc किए। IIT में मैथ्स, IIT दिल्ली में जब थे तो मैथ्स थोड़ा प्योर था, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा, तो स्टैट्स में स्विच कर गए। तो हम IIT बॉम्बे से फिर से स्टैट्स में MSc किए। देन उसके बाद फिर मैं भुवनेश्वर में एक कॉलेज में प्रोफेसर था, मतलब बॉम्बे से ही प्लेसमेंट के थ्रू मेरा जॉब लगा था। भुवनेश्वर में एक सोआ यूनिवर्सिटी ITER कॉलेज है, वहाँ पे मैं प्रोफेसर था अराउंड 6 महीने। फिर उसके बाद IIT खड़गपुर में PhD ज्वाइन कर लिया, 3 साल में मेरा PhD हो गया। PhD के बाद यहाँ BIT मेसरा में जॉब मिल गया, तो अभी हम रांची में हैं। तो ये रहा जर्नी। तो आपकी जर्नी तो काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे बोलते हैं कि आपने घाट घाट का पानी पिया है एक तरह से। हाँ बिल्कुल, बहुत घूमे हैं काफी इधर उधर जी। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि बच्चे बोलते हैं कि प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट सबसे पहले आता है। तो काफी सारे बच्चों को ये डाउट आता है कि सर हमसे नेट ही क्लियर नहीं हो पा रहा है, कितनी भी कोशिश कर रहे हैं हमसे, लेकिन नए क्वेश्चंस बनते ही नहीं है। सर, उस पर किस तरह से बच्चों को थोड़ा बोला जाए, जी, किस तरह क्योंकि से प्रैक्टिस करनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी में नेट रिक्वायर्ड है, अभी MSc प्लस नेट होने चाहिए, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो नेट का पेपर थोड़ा मुश्किल तो है, क्योंकि लेवल MSc और MSc थोड़ा ऑलरेडी मास्टर्स लेवल है, तो कोर्स मास्टर लेवल ही डिफिकल्ट होता है, और नेट का लेवल कहीं ना कहीं उससे भी ऊपर होता है। और जो MSc में पढ़ाए जाते हैं कॉलेजों में, जनरली वो थ्योरेटिकल कोर्सेज होते हैं, क्लास में थ्योरीज पढ़ाए जाते हैं, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम हाँ। सॉल्विंग नहीं होता है। और जो नेट का एक्चुअल एग्जाम, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मेन होता है कि बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी नहीं होती, इस वजह से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। बाकी बहुत सारे लोग क्लियर भी करते हैं। तो जिन लोगों का मुश्किल, जिन लोगों को आ रही है एग्जाम निकालने में, उनको यही फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले एक बार सिलेबस आप ठीक से देख लीजिए, सिलेबस वही है जो आपने MSc में पढ़ा है। उसके बाद फिर हाँ। जो प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करेंगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि आपका अभी क्या लेवल है, एग्जाम का क्या लेवल है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि सीधा एग्जाम देंगे तो आपको शायद पता नहीं होगा एग्जाम में क्या आता है, आपको क्या आता है। तो PYQs देख के आपको आइडिया लगेगा कि क्या एग्जाम में आता है, फिर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि आप कितना कर पा रहे हैं और एग्जाम में क्या चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको अच्छा करना होगा, उसके लिए घर पे बैठ के आप मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, PYQs पहले ढंग से कर लीजिए। और नेट के लिए PYQs 10 साल के अगर आपने ढंग से कर लिए ना, तो एग्ज़ाम निकालना आसान है। तो फिर जैसा कि अभी सर ने बताया कि CSIR नेट एग्जाम क्रैक करने के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस के साथ साथ पेशेंस भी जरूरी है। हम्म। बीच बीच में डिमोटिवेट भी काफी होगा, लेकिन अपने आप को मजबूत रखना है। जी। उसके बाद बच्चों का एक और डाउट रहता है कि काफी बच्चों का CSIR नेट निकलता है, काफी का CSIR नेट प्लस JRF निकलता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अपॉर्चुनिटीज में क्या डिफरेंस है, थोड़ा बताइए। जी जी जी, जैसे आपने मेंशन किया, तो एग्ज़ाम तो कॉमन है, जैसे 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो आप जब अप्लाई करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि आप नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या JRF के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो नेट है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि आप, तो नेट का कट ऑफ लो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए नेट का कट ऑफ 100 मार्क्स है 200 में से। फिर जो JRF है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये PhD एडमिशन के लिए है। तो जो बच्चे PhD एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वो जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर उनको JRF सेलेक्ट करना होगा। JRF का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, जैसे नेट का कट ऑफ 100 है, तो JRF का 110 115 होता है।
तो ये डिफरेंस है। और नेट मतलब आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जेआरएफ का मतलब है कि आप पीएचडी के लिए ट्राई करें। लेकिन जिनका जेआरएफ हो जाएगा, नेट ऑब्वियसली हो जाएगा। लेकिन अगर नेट है तो जरूरी नहीं आपका जेआरएफ है, क्योंकि नेट का कट ऑफ लो है। तो मान लीजिए 100 प्लस कर रहे हैं तो आपका नेट क्वालिफाई हो रहा है। 115 अगर जेआरएफ कट ऑफ तो 115 प्लस है तब आपका जेआरएफ हो रहा है। और अगर जेआरएफ हो गया तो नेट ऑब्वियसली हो गया है। अभी तीसरी कैटेगरी भी आ गई। अभी 6 महीने पहले एक नया नोटिफिकेशन आया था कि अब पीएच 3 कैटेगरी, पहले जब से आपने 2 मेंशन किया, अब तीसरी कैटेगरी भी है। एक तो जेआरएफ, नेट, अब पीएचडी एडमिशन के लिए। पहले क्या होता था, एंट्रेंस देना पड़ता था आईआईटी हर जगह अलग अलग। अब क्या है कि बच्चा जो तीसरा कैटेगरी अगर क्लियर करता है तो उसको वहां सीधा इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा उस इंस्टीट्यूट का। जी। और बच्चों को ये भी डाउट आता है कि जैसे किसी का जेआरएफ है, किसी का जेआरएफ नहीं है, तो इससे प्रोफेसर बनने में कोई दिक्कत आती है क्या? नहीं, प्रोफेसर बनने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो 100 मार्क्स में अराउंड जो नेट का है वो 10 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है। तो नेट प्लस जेआरएफ आई थिंक वहाँ 2 मार्क्स का गैप मिलता है। नेट के लिए 8 मार्क्स देते हैं और नेट विथ जेआरएफ है तो 10 मार्क्स मिलता है। जो एलिजिबिलिटी के लिए 100 में से कितने पॉइंट आप अचीव कर पा रहे हैं, मतलब आपका क्या लेवल है आउट ऑफ 100 एप्लीकेशन के टाइम पे, तो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है 2 मार्क्स का, मतलब 2 पॉइंट का। और दूसरी बात यह है कि काफी सारे बच्चे सोचते हैं जब प्रिपरेशन के दौरान कि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो काफी बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट रहता है कि नेट कर रहे हैं, बस एक बार नेट निकल जाए फिर तो नौकरी पक्के लग जाएगी। तो ये मिथ को थोड़ा सा दूर करिए। बच्चों के अंदर ये काफी बड़ा मिथ बैठ गया है कि नेट निकाल लो बस सब कुछ लाइफ आसान हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि नेट सिर्फ निकालना जॉब नहीं मिलेगा। नेट एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तो आप अगर नेट है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि नेट निकल गया तो लाइफ आसान हो गया, जॉब मिल गया, नहीं। क्योंकि मान लीजिए नेट 200 लोगों ने निकाला और कहीं वैकेंसी 20 ही है, तो 200 लोग जो अप्लाई कर रहे हैं 200 पर्सन्स, वो सबके पास नेट है, लेकिन सेलेक्ट किसी 20 को ही होना है, तो 180 को रिजेक्ट ही होना पड़ेगा। तो वो चीज़ें हैं। तो नेट निकलने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो यही है। लेकिन जरूरी नहीं कि जॉब पक्की है, मतलब आपको जॉब मिल ही जाएगी, क्योंकि नेट एग्जाम नॉट फॉर द जॉब, ये जस्ट एक एलिजिबिलिटी के लिए एग्जाम है कि आप एलिजिबल है। अब जब वैकेंसी आएगी आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जितने एस्पिरेंट्स आए हैं इंटरव्यू देने, उनमें से फिर वो डिसाइड करेंगे इंस्टीट्यूट की आप सुटेबल है कि नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बच्चे ये सोचते हैं जैसे कि नेट निकालने के बाद क्या प्रोसीजर रहता है गवर्नमेंट जॉब का और प्राइवेट जॉब का, और क्या क्या और चाहिए होता है नेट निकालने के बाद। हाँ, देखिए, जैसे आप अब किस लेवल पे जाना चाहते हैं। जैसे कॉलेज हम लोग जानते हैं कि 12th के बाद जैसे कॉलेज होता है जहाँ बीएससी की पढ़ाई होती है, एक जैसे मास्टर्स लेवल की जहाँ पढ़ाई होती है, एक पीएचडी लेवल हो गया। तो आप किस लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं वो डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ तो मैं एग्जांपल देता हूँ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 90 डिफरेंट कॉलेजेस हैं, तो वहाँ भी एलिजिबिलिटी, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो एमएससी प्लस नेट करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बीएससी को पढ़ाने के लिए वो टीचिंग ही देखते हैं मेनली। लेकिन डिपार्टमेंट जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, तो वहाँ पे आप, वहाँ पे चूंकि डिपार्टमेंट में एमएससी एंड पीएचडी की पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको रिसर्च क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप फिर पीएचडी में कितना अच्छा रिसर्च किए हो, पीएचडी के बाद आपने कितना अच्छा रिसर्च किया है, तो आपकी रिसर्च प्रोफाइल वहाँ पे देखी जाएगी जब आप मास्टर्स लेवल या पीएचडी लेवल के लिए पढ़ाना चाहेंगे। तो अगर आप जस्ट यूजी लेवल के, जो ग्रेजुएशन लेवल के कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, डिग्री कॉलेज जैसे हो गई, तो उसके लिए आपका एमएससी का मार्क्स और नेट क्वालिफिकेशन वो एनफ है। फिर आप इंटरव्यू में जैसा परफॉर्म करेंगे वो चीज़ें हैं। लेकिन रिसर्च मास्टर्स और पीएचडी लेवल के लिए, यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचिंग के लिए आपको रिसर्च क्वालिटी अच्छी करनी पड़ेगी। और बच्चे सर ये भी सोचते हैं जैसे कि नेट निकलने के बाद गवर्नमेंट जॉब का क्या प्रोसीजर रहता है विदाउट पीएचडी की और पीएचडी का, इसमें हाँ पीएचडी का रोल भी आता है। जी जी, जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए, जैसे गवर्नमेंट जॉब में एक हो गया स्टेट यूनिवर्सिटी जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है। जैसे हर 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 स्टेट में स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर कुछ कॉलेज, जैसे बिहार में मैं हूँ तो बिहार में पटना यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाद जैसे आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं, जैसे ट्रिपल आईटी हो गई, एनआईटी हो गई, आईआईटी हो गई, ये तीनों टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट हैंडल करती है। और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई। तो जैसे मैं बात करता हूँ स्टेट यूनिवर्सिटी की, तो स्टेट यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी में जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाले, तो वहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो वही फिर से आपको एलिजिबिलिटी वहाँ पे रहती है। अभी जो एलिजिबिलिटी है एमएससी प्लस नेट चाहिए, पीएचडी है नहीं है उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है, जब आप इंटरव्यू देंगे, अप्लाई करेंगे, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मास्टर्स प्लस नेट के बेसिस पे। लेकिन चूंकि मास्टर्स हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग पीएचडी भी कर चुके हैं तो वो भी अप्लाई करते हैं। तो जब इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो ऑब्वियसली वो देखते हैं कि बेटर कैंडिडेट कौन सा है। तो ज़्यादातर केसेस में पाए जाते हैं कि पीएचडी वाले लोगों को ही सेलेक्ट किया जाता है, ऐसा एडवांटेज मिलता है। लेकिन एलिजिबिलिटी एमएससी है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एमएससी करके भी जॉब कर रहे हैं
बहुत डिफरेंट जगह पे, हाँ। और फिर उसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन ले लेते हैं, वो जॉब के साथ साथ जॉब लग गया वहीं पे पीएचडी कर लेते हैं, फिर वहीं पे परमानेंट हो जाते हैं। तो ये भी प्रोसीजर, ये तो क्या स्टेट यूनिवर्सिटी का, सेम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी है, इनका भी प्रोसीजर सेम ही है। लेकिन फिर से इंस्टीट्यूट का लेवल जब बढ़ता है तो वो आपके क्वालिफिकेशन और प्लस रिसर्च की तरफ चले जाते हैं हायर लेवल पे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई या ट्रिपल आईटी है, आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, इन सब में आपका फिर से पीएचडी होना कंपलसरी मांगते हैं ये लोग। एलिजिबिलिटी चूंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एमएससी प्लस नेट ही है, लेकिन चूंकि उनको उस हाँ। लेवल का पर्सन चाहिए जो मास्टर्स लेवल, यूजी लेवल सबको हैंडल कर सके, पीएचडी लेवल को भी हैंडल कर सके, यूजी पीजी एंड पीएचडी तीनों को एक साथ हैंडल कर सके, ऐसा पर्सन चाहिए। तो इसके लिए वहाँ पे वही लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आईआईटीज़, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, ये सब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे पीएचडी के बाद ही लोगों का शॉर्टलिस्ट होता है जनरली। और एक और क्वेश्चन बच्चों के अंदर रहता है, ये सैलरी को लेकर के बच्चे काफी ज्यादा डाउट में रहते हैं, जैसे कि सैलरी प्राइवेट में कैसे मिलेगी और गवर्नमेंट में किस तरह से मिलती है, मिनिमम लेवल क्या होता है, मैक्स टू मैक्स कहाँ तक पहुंच सकती है। जी जी, जैसे एक गवर्नमेंट ने लेवल डिसाइड कर रखा है, जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ तो लेवल 10 पे हूँ जैसे मैं, या कहीं भी आप जैसे कोई आईआईटी में भी ज्वाइन करते हैं, मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पे स्केल फिक्स कर रखा है। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि प्रोफेसर बिगिनिंग लेवल पे होते हैं, तो उनकी सैलरी स्टार्ट होती है लेवल 10 से। और आप कहीं भी किसी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं लेवल 10 पे सैलरी कितनी मिलती है, वो ओपन है। मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करें, इनिशियल सैलरी लेवल 10 से शुरू होती है, जिनमें आई थिंक पे स्केल्स 57,300 आई थिंक है, ये बेसिक पे है। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करके अराउंड ये जाता है 98-99,000 के अराउंड। मतलब सब कुछ मिला के आपकी सैलरी जो मंथली बनती है इनिशियल लेवल पे, वो 98-99,000 के आसपास बनती है, जिसमें फिर वो टैक्सेस कटते हैं, पीएफ कटता है, ये सब कट के आपके हाथ में अराउंड 80,000 के आसपास आता है मंथली। बाकी आपके वो सेव होते रहते हैं, जब आप रिटायर होंगे तो आपको मिलेगा एक साथ पीएफ या जो सब डिफरेंट स्कीम्स होते हैं उसके थ्रू आपको मिलेगा। तो ऐसे टोटल सैलरी आपके अराउंड अप्रॉक्स 1 लाख इनिशियल होती है, और उसमें फिर वही कट उठ के आते थोड़े कम है बेसिक पे, लेकिन ये है। और लेवल 10 फिर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, लेवल 11, लेवल 12, लेवल 13, 14। तो इनिशियल अराउंड जैसे मैंने कहा कि 1 लाख के आसपास रहता है, थोड़े प्लस माइनस 10,000 कर लो आप। और जाके लास्ट में जैसे जो प्रोफेसर रिटायर होते हैं तो उनकी सैलरी अराउंड 2.5-3 लाख पर मंथ तक जाती है रिटायरमेंट के टाइम पे, पर मंथ की ये रहती है। और कुछ बच्चे सर ऐसे भी होते हैं जैसे कि उनको पीएचडी करनी होती है, तो वो ये सोचते हैं कि पीएचडी से पहले मैं जॉब कर लूँ उसके बाद पीएचडी कर लूँ, क्योंकि पीएचडी में काफी बच्चे सोचते हैं कि बहुत टाइम लग जाता है, 4 से 5 साल लग जाती है, तो उस चीज को कैसे मैनेज कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, पीएचडी एक लॉन्ग कमिटमेंट प्रोसेस है, क्योंकि पीएचडी में एक नॉर्मल जो गवर्नमेंट टाइम डिसाइड कर रखा है, उन्होंने 5 साल डिसाइड कर रखा है। गवर्नमेंट मतलब 5 ईयर्स फेलोशिप देती है, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये 5 साल आपको फेलोशिप देती है, 5 साल का पीरियड है, ये मान के चलती है। अब कुछ लोग 4 साल में कर लेते हैं, कुछ 6 साल 7 साल भी लगता है, तो इस तरह से है। तो आप एक जब पीएचडी में घुसने की प्लान करते हैं तो आपको उसके लिए एक माइंड मेकअप चाहिए कि 4-5 साल आप कैसे सरवाइव करेंगे। क्योंकि लोग आप जब एज हो जाती है कि अब मान लीजिए कोई 25-26 के एज में पीएचडी करने की सोच रहे हैं, तो उनके पीछे फैमिली भी है जिनको सपोर्ट करना है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मैं जानता हूँ जो पहले जॉब करते हैं, थोड़े फाइनेंशियली सिक्योर हो जाते हैं, फिर वो पीएचडी ज्वाइन करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं पीएचडी जब करना ही है तो टाइम वेस्ट क्यों करना है, तो साथ में ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसका मुझे लगता है कि कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बस अपना अपना जर्नी है, अपने अपने चैलेंजेस लाइफ का, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए तो बेटर रहेगा। बाकी दोनों में ठीक है, जैसे मैं कई लोगों को देखा हूँ कि जॉब करके पीएचडी करते हैं, वो है। लेकिन वही है कि मेनली क्या होता है कि जो पीएचडी के बाद का ही एक्सपीरियंस काउंट होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ जो हायर लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उसमें लिखा रहता है पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस ही काउंट होगा। जैसे आपने मान लीजिए पीएचडी से पहले 10 साल जॉब कर दिया, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी हायर लेवल इंस्टीट्यूट में। वो लोग पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस देखेंगे, पीएचडी के बाद आपने कितना काम किया है, तो वो काउंट होगा। तो यहाँ पे आपको डिसएडवांटेज मिल सकता है, ये है। और एक और बात है बच्चों की, बच्चे सोचते हैं कि एक बार अच्छे से हम सिक्योर हो जाए या प्रोफेसर बन जाए, जैसा मूवीज में दिखाते हैं कुछ इस टाइप का रौला रहता है, इस टाइप का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगता है, लास्ट कैसी चेंज हो जाती है आफ्टर प्रोफेसर बनने के बाद। हाँ, प्रोफेसर बनने के बाद देखिए एक्चुअली हर जगह इंटरनल प्रोसेस, जैसे मान लिया प्रोफेसर आप बन गए तो एक जॉब सिक्योर हो गया, लेकिन जैसे अभी जब ज्वाइन करते तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 का भी मैंने नाम लिया था, सैलरी लेवल 10 पे स्टार्ट होती है। तो लेवल 11 तक जाने में बीच में कई सारे स्टेप्स हैं, उसमें इंक्रीमेंट्स होते हैं हर साल, 3-4% आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होता है हर साल, और वो इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और जो हायर लेवल के इंस्टीट्यूट में सिर्फ टीचिंग इंपॉर्टेंट, जैसे स्कूल टीचर्स होते हैं उनको सिर्फ पढ़ाना है। हमारे यहाँ क्या है कि सिर्फ टीचिंग इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ जैसे हम अभी यहाँ ज्वाइन किया मैंने 6 महीने पहले, तो यहाँ इनका फोकस पहला काम टीचिंग है, दूसरा काम रिसर्च है जो खुद करना है,
तीसरा काम पीएचडी स्टूडेंट लेना है जिनको गाइड करना है। चौथा काम है जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे सर्व है या जैसे डीएसटी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट का, एनबीएचएम, बहुत सारे बॉडीज़ हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट बॉडीज़ हैं जो रिसर्च प्रोजेक्ट देती हैं, जिन प्रोफेसर्स को प्रोजेक्ट लेना है फिर प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। तो ये फंडेड प्रोजेक्ट होता है, आपको सैलरी के अलावा इसमें पैसे मिलते हैं। लाइक मान लीजिए आपने 20 लाख का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का लिया, तो उन्होंने कुछ आपको काम असाइन किया, आपको कर रहे हैं, तो वो आपको अलग से मिलती है, जिसके लिए इंस्टीट्यूट में सैलरी मिलती है। तो इंस्टीट्यूट उसके लिए अप्रिसिएट करती है क्योंकि वो पैसा इंस्टीट्यूट के पास आती है, फिर आप काम करते हैं। तो हायर लेवल इंस्टीट्यूट में टीचिंग, रिसर्च, पीएचडी स्टूडेंट को गाइड करना और प्रोजेक्ट, ये 4 रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहता है। तो सिर्फ यहाँ टीचिंग नहीं है, फिर इंटरनल आपके पास कंपटीशन होता है आपके कलीग्स में, क्योंकि किनका प्रमोशन होगा किनका प्रमोशन नहीं होगा ये इस पर डिपेंड करेगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका टीचिंग फीडबैक कैसा है, आपका रिसर्च कैसा है, आप कितने बच्चों को गाइड किया, आपने कितने प्रोजेक्ट लाए, इन सब पे। जब आप असिस्टेंट से एसोसिएट बनते हैं, फिर प्रोफेसर, जैसे शुरू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, 5-6 साल बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, उसके बाद फुल प्रोफेसर बनेंगे, उसके बाद और हायर लेवल्स हैं। तो ये प्रमोशन जो होता है ये डायरेक्ट नहीं होता है, इसके लिए फिर से इंटरव्यू देना पड़ता है। जैसे मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मुझे जब एसोसिएट बनना होगा तो मुझे फिर से एक कमेटी होगी कॉलेज में जो ये असेसमेंट करेगी क्या मैं एसोसिएट प्रोफेसर बनने के अभी लायक हूँ, मतलब क्या मैं जो क्राइटेरियाज है उसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे आपके कुछ रिसर्च पेपर, मान लीजिए 5 रिसर्च पेपर आपके होने चाहिए उससे पहले, या उसके लिए 3-4 पीएचडी स्टूडेंट को गाइड किए होने चाहिए, एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। इस तरह के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे प्रमोशन होगा। तो ऐसा नहीं कि एक बार जॉब ज्वाइन कर ले फिर मजे मजे, यहाँ एक अलग चैलेंज है जो आपको फिर से, मतलब आपको प्रोग्रेसिव रहना पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ नहीं करेंगे तो लाइफ टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर ही रह जाएंगे। ये है, क्योंकि आपको प्रमोशन नहीं होगा, अगर आप काम नहीं करेंगे यहाँ पे तो वो आपको प्रमोशन नहीं होगा, ये है। तो मतलब प्रोफेसर बनने के बाद भी जर्नी खत्म नहीं होती है, ऐसा बच्चे हाँ सोचते हैं, मेहनत अभी करनी पड़ती है, हाँ, स्टडी रेगुलर जारी करनी पड़ती है। आपको प्रोग्रेसिव रहना पड़ेगा, काम करते रहना ही पड़ेगा। हम्म। यही कुछ हमारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे जो हमने आपसे डिस्कस किए। जी तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी अब जी तक मैंने आपको इंस्टाग्राम पर आपकी यूट्यूब की वीडियोस में देखा था, आज फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी, मुझे बहुत अच्छा काफी अच्छा लगा। एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। ये बच्चों को बहुत हेल्प करेगा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट मतलब यहाँ पे पूछे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ये बच्चों को ऑब्वियसली बहुत हेल्प करेगा। और बहुत सारे लोग हायर एजुकेशन में इतने हैं नहीं कि जो उससे बता पाए, तो आपने सही किया, बच्चों के हेल्प के लिए आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। जी जी, थैंक यू, थैंक आपको यू भी सो मच। इनवाइट करने के लिए, थैंक यू बच्चों को देखने के लिए। और इनका चैनल के थ्रू मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, एंड आपने देखा बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।